और लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में यूपी की 14 सीटों पर मतदान हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस उत्तर प्रदेश की 2 सबसे हॉट सीट अमेठी और रायबरेली पर रहा। अब सवाल यह उठता है कि अमेठी रायबरेली के बाद राजनीतिक पार्टियों का अगला टारगेट क्या है और क्या इन दोनों जगहों पर हुआ बंपर मतदान विपक्षी गठबंधन का कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला है। अमेठी रायबरेली के आगे की रणनीति पर देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। इनका सिर्फ एक एजेंडा है कि हमने राम मंदिर बनवाया, हमने वो किया। दीदी के भी काम पे हो रही है, मोदी के काम पे नाम पे हो रही है और श्री राम के नाम पे भी वोटिंग। जय श्री राम। अमेठी और रायबरेली यूपी की 2 सबसे हॉट सीट, जिन पर चुनाव की तारीखों के ऐलान से लेकर उम्मीदवारों के नामांकन और फिर आज वोटिंग तक सबकी नजरें गड़ी रहीं। इन दोनों लोकसभा सीटों पर आज कई बड़े दिग्गजों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो गया। बीजेपी की स्मृति ईरानी और कांग्रेस के राहुल गांधी इस बार अलग अलग सीटों से अपना भाग्य आजमा रहे हैं, मगर दोनों ही नेताओं की नजर एक दूसरे की सीटों पर भी बनी रही। राहुल गांधी ने दिन की शुरुआत रायबरेली के चुरवा हनुमान मंदिर में पूजा पाठ के साथ की, तो अमेठी की मौजूदा बीजेपी सांसद और इलाके में अपना घर बना चुकी स्मृति ईरानी ने अपना वोट डाला। इस बीच राहुल गांधी को आज रायबरेली में विरोध का भी सामना करना पड़ा। राहुल मतदान केंद्रों पर व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे थे, मगर कुछ लोग उनके खिलाफ नारे लगाने लगे। मगर इसके बावजूद राहुल गांधी और कांग्रेस का कॉन्फिडेंस हाई है, जिसकी वजह है यूपी के सभी 14 जिलों में हुआ जबरदस्त मतदान। अमेठी और रायबरेली में भी वोटिंग परसेंटेज पिछली बार से काफी अच्छा रहा है। आपको बता दें कि 2019 में अमेठी सीट पर 54.05% मतदान हुआ था, जबकि रायबरेली लोकसभा सीट पर 2019 में 56.31% वोटिंग हुई थी। बम्पर वोटिंग से कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों का कॉन्फिडेंस हाई है और दोनों तरफ से अपनी अपनी जीत के दावे किए जा रहे हैं। किसी पोलिंग पे 2 वोट, किसी पोलिंग पे 4 वोट भाजपा को मिल रहे हैं। रायबरेली में एक तरफा चुनाव वहां का चल रहा है। मैं लोगों से बात कर रहा हूँ तो मैं बहुत विश्वास पूर्वक कह सकता हूँ 14 सीटों में हम 10 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। आज की तारीख में रायबरेली में मैं कह सकता हूँ कोई ऐसा बूथ नहीं होगा जहाँ कमल नहीं खिल रहा है। हम सौभाग्यशाली हैं कि देश की भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने हमको रायबरेली से अपना प्रत्याशी, अपना आशीर्वाद देकर के भेजा और मैं रायबरेली में कमल खिलाने में सफल रहा। हालांकि अमेठी और रायबरेली के बाद भी बड़ी जंग बाकी है। माना जा रहा है कि छठे और 7वें चरण का चुनाव बड़ा चैलेंज है। छठे चरण की जिन सीटों पर एनडीए और आईएनडीआईए गठबंधन को कड़ी टक्कर मिल सकती है, उनमें सुल्तानपुर से बीजेपी की मेनका गांधी और समाजवादी पार्टी के राम निषाद के बीच मुकाबला है, जबकि फूलपुर सीट पर बीजेपी के प्रवीण पटेल और समाजवादी पार्टी के अमरनाथ सिंह की भिड़ंत होगी, जबकि आजमगढ़ में अखिलेश यादव के भाई और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव और बीजेपी से भोजपुरी फिल्म स्टार दिनेश लाल यादव आमने सामने होंगे। ये वो बड़ी सीटें हैं जहां बीजेपी के सामने विपक्षी गठबंधन ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। इनमें से किसी भी सीट पर कांग्रेस का कोई उम्मीदवार नहीं है। हालांकि इन सीटों पर राहुल और अखिलेश ने साथ मिलकर प्रचार जोरदार किया है। प्रयागराज के फूलपुर और आजमगढ़ से रविवार को इन दोनों नेताओं की रैली के दौरान जो तस्वीरें दिखी, उससे विपक्षी गठबंधन का जोश काफी हाई है। यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का तालमेल भी अब तक काफी बेहतर रहा है और माना जा रहा है कि दोनों ही पार्टियां चुनाव के आखिरी दौर तक इसी तालमेल के साथ आगे बढ़ती रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये तस्वीरें आई हैं घाटी से, कश्मीर से। आज कश्मीर की बारामूला सीट पर चुनाव हुआ। खास इंतजाम थे, लेकिन उससे भी ज्यादा खास रहा वोटिंग का हुजूम, जिसने अगले और पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए, तोड़ दिए। यह दिखाता है कि कश्मीर में अब गणतंत्र नहीं बल्कि लोकतंत्र ही चलेगा और उसकी हवा अब बह निकली है। जरा देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। इन तस्वीरों को देखकर आज लोकतंत्र चहक रहा है, खिलखिला उठा है। इन तस्वीरों ने कश्मीर के लोकतंत्र के सूनेपन को आज पूरी तरह से खत्म कर दिया। ये भीड़ कह रही है कि कश्मीर बदल गया है। ये जोश कह रहा है
कि अब गोलियां पत्थरों से नहीं, मतदान से बदलेगी कश्मीर की तकदीर। ये तस्वीरें कह रही हैं कि आतंकवाद नहीं, अब मतदान कश्मीर की नई पहचान है। अब कैसे कश्मीर बदल रहा है, उसके दो बहुत बड़े उदाहरण देख लीजिए। पहली तस्वीर हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी सलाहुद्दीन के गांव की है। समूचा गांव बम्पर मतदान के लिए उमड़ पड़ा। कल तक जहां गोली बंदूक आतंकवाद की बात होती थी, आज बैलेट के लिए हुजूम उमड़ा। दूसरी तस्वीर लश्कर के आतंकी उमर के भाई रौफ अहमद की है, जिन्होंने मजबूत लोकतंत्र के लिए श्रीनगर में मतदान किया। भाई से भी अपील की कि वापस आ जाए और लोगों से भी गुजारिश की कि मतदान करें। ये मेरी अपील है अपने भाइयों से कि आप यहाँ आ जाओ, अपना वोट डालो। ये हमारा हक है वोट डालने का। इस पत्थरबाजी में कुछ नहीं रखा है। ये तस्वीरें सबूत दे रही हैं कि जन्नत में गणतंत्र पर लोकतंत्र भारी है। घाटी में चहकते लोकतंत्र की आपको ढेर सारी तस्वीर दिखाएं, उससे पहले आपको आज हुए मतदान के रिकॉर्ड तोड़ आंकड़े भी जानने चाहिए, जो बदल रहे कश्मीर की कहानी बयां कर रहे हैं। आज घाटी की सिर्फ एक सीट यानी बारामूला में मतदान हुआ। वहां दोपहर 3 बजे तक औसत 45% वोटिंग हुई, जिसमें से हंदवाड़ा में 53% तक वोटिंग हुई तो उरी में 50% तक वोटिंग हुई। इसी बारामूला में 2019 में कुल वोटिंग 34% हुई थी, जबकि 2024 में सिर्फ 3 बजे तक ही वहां 45% के करीब वोटिंग हो चुकी थी। कड़ी सुरक्षा के बीच बारामूला लोकसभा सीट में 3 जिलों बारामूला, कुपवाड़ा और बांदीपुरा में वोट पड़े, जिनमें 18 विधानसभा क्षेत्र भी आते हैं, जिसमें करीब 17 लाख मतदाता हैं। उन्हें संभालने के लिए 8000 सुरक्षा कर्मी लगाए गए थे। इस सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला हैं, तो पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद लोन भी मैदान में खड़े थे। यहाँ उधमपुर में कश्मीरी विस्थापितों के लिए स्पेशल तौर पर पोलिंग बूथ बनाया गया था, जिन पर मतदान के लिए सुबह से ही लोग उमड़ पड़े। तो बांदीपुरा में भी गजब का उत्साह दिख रहा था। रोजगार के लिए वोट डालना है, वोट जरूरी है, जमहूरियत के लिए जरूरी है वोट। हम चाहते हैं कि अब 30-35 साल के बाद कोई खुशी आई हमारी वापसी के लिए हम कर रहे हैं। पहली बार वोट है तो डालेंगे, वोट डालना तो हक है। अब देखते हैं क्या होगा आगे। अभी आप देख सकते हैं मतदान होना शुरू है, लेकिन यहाँ पर लाइन में लोग खड़े हुए हैं, मतदान करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। और इस कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर हम बात करें तो लगभग 17 लाख से ऊपर जो है मतदाता हैं, जिन्हें अपने मत का आज इस्तेमाल करना है। बारामूला में क्षेत्र कोई भी हो, ये उत्साह, ये उमंग, ये जोश और जुनून पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ गया। अभी तक का डेटा पहले ही रिकॉर्ड बना चुका है। देखना होगा फाइनल डेटा कश्मीर में लोकतंत्र की बहाली के कितने नए कीर्तिमान गढ़ता है। और ये जो डेटा है ये बता रहा है कि कश्मीर में किस तरह से लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। 5 बजे तक के जो आंकड़े हैं वो जरा जान लीजिए। 5 बजे तक बारामूला में 54% से ज्यादा वोटिंग रिकॉर्ड हुई है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी और बहुत बड़ी सफलता है। बढ़ते हैं आगे। 5वें चरण के मतदान पर तो धीरे धीरे ब्रेक लग रहा है और अब तैयारी हो रही है 6ठे चरण में प्रचार को रफ्तार देने की। 6ठे चरण में दिल्ली की 7 सीटों पर भी मतदान होने वाला है। बीजेपी के हिंदुत्व ब्रिगेड के नेता दिल्ली को भगवा रंग में रंगने का माहौल भी बना चुके हैं। कैसे, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। हैदराबाद में ओवैसी को चुनौती देने के बाद बीजेपी की फायर ब्रांड नेता माधवी लता दिल्ली में दस्तक दे चुकी हैं। दिल्ली में माधवी लता बांसुरी स्वराज से लेकर मनोज तिवारी के लिए वोट मांग रही हैं, ताकि हिंदुत्व के जरिए बीजेपी दिल्ली में एक बार फिर क्लीन स्वीप कर सके। कल मनोज तिवारी के पक्ष में सभा करते हुए माधवी ने विपक्ष पर सियासी तीर से आगे बढ़ते हुए सियासी त्रिशूल चलाए। ये कौन से गोरे चिट्टों का राजनीति है, संभाल लेना कांग्रेस वाले। ये अंग्रेजों का चर्बी वाला देश नहीं है, ये हिंदुस्तान है, ये भारत देश है, जहां भारत माँ का यहां पर पूजनीय है भारत माँ। मनोज तिवारी उत्तर पूर्वी दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार हैं। मनोज तिवारी को यहां जीत के लिए एक मुश्त हिंदू वोटरों की जरूरत है, क्योंकि यहां यूपी बिहार के प्रवासी के अलावा मुस्लिम वोटर भी निर्णायक भूमिका में हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली में 66% हिंदू वोटर हैं, 31% मुस्लिम वोटर, 2% सिख वोटर और 1% अन्य हैं।
यानी उत्तर पूर्वी दिल्ली में मुस्लिम वोट इंडिया गठबंधन के पक्ष में गया और हिंदू वोट बटा तो मनोज तिवारी के लिए हैट्रिक लगाना मुश्किल हो सकता है और इसलिए हिंदू छवि वाले नेताओं की दिल्ली में तैनाती बढ़ा दी गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सीएम योगी पर सियासी भविष्यवाणियां कर रहे हैं और इस बीच दिल्ली में केजरीवाल के सियासी गणित को बिगाड़ने के लिए सीएम योगी दस्तक दे चुके हैं। उन्होंने पूर्वी दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार हर्ष मल्होत्रा के लिए वोट मांगे। 5वें चरण में आज बंगाल की 7 सीटों पर भी चुनाव हुए और हर बार की तरह इस बार भी बंगाल चुनाव में जबरदस्त तनाव और हंगामा देखने को मिला। मतलब हर बार की तरह एक ही सवाल फिर उठ रहा है कि क्या बंगाल का चुनाव चरित्र ही ऐसा है कि बिना तनाव चुनाव मुश्किल है। ठहर जाइए, रुक जाइए, समझ जाइए कि बंगाल में आज भी चुनाव। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, उसके लिए कुछ तस्वीरें आपने देखी हैं, अब कुछ और तस्वीरें भी आप विस्तार से देखिए। श्रीरामपुर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार कबीर शंकर बोस खड़े थे और उन्हीं के सामने उनके समर्थक को पीट दिया। तो तस्वीर वो भी दिखी कि बीजेपी प्रत्याशी की तरफ कुछ लोग दौड़े, सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें तो बचा लिया, लेकिन उसी के बाद बीजेपी के कार्यकर्ता को टीएमसी वालों ने पकड़कर कूट दिया, कॉलर पकड़कर उसके साथ मारपीट की। लेकिन हंगामा यही नहीं थमा, बीजेपी प्रत्याशी की गाड़ी तक हंगामा पहुंच गया। वहां से मोदी के पोस्टर बैनर हटवाए गए। आलम ऐसा हुआ कि बीजेपी प्रत्याशी को अपनी गाड़ी वहां से हटानी पड़ी। ये तस्वीर गायेशपुर आनंदपल्ली इलाके की है, जहां बीजेपी के समरपाल को टीएमसी समर्थकों ने भगा दिया। आरोप है कि टीएमसी के लोगों ने उन्हें बूथ के अंदर नहीं जाने दिया और लाठी डंडे लेकर दौड़ा दिया। ऐसी ही तस्वीर हुगली में बीजेपी उम्मीदवार लॉकेट चटर्जी की यहाँ से भी आई। उनकी भी टीएमसी वालों से जबरदस्त झड़प हुई। लॉकेट के आरोप हैं कि टीएमसी ने फर्जी वोटिंग कराई। लॉकेट मतदान कक्ष का निरीक्षण कर रही थी, उसी समय ये बहस का माहौल बना। आप तो बोल रहे। अगली तस्वीर भी हुगली से ही, जहां आरामबाग में आराम बिल्कुल नहीं दिखा। यहाँ बीजेपी कार्यकर्ताओं के कैंप को टीएमसी समर्थकों ने बर्बाद कर दिया और बीजेपी के लोगों को मारा पीटा भी गया। बैरकपुर में बीजेपी के अर्जुन सिंह से टीएमसी वालों की तगड़ी बहस हुई। दोनों तरफ से फर्जी वोटों के आरोपों का वार हुआ। अर्जुन सिंह ने आरोप लगाया कि टीएमसी वोटरों को डरा धमकाकर वोट डलवा रही है। বনি বলে তৃণমূলে ক্রিমিনাল আছে, আপনাকে হুমকি দিচ্ছে, আমাকে হুমকি দিয়েছে। তৃণমূলে ক্রিমিনাল আছে। কি করছিল? একটা মহিলাকে মেরে মাথা ফাটিয়ে দিয়ে হসপিটালে পাঠিয়ে দিয়েছে। आरामबाग में एक जगह बम भी मिला। कुल मिलाकर 5वें चरण में बंगाल की 7 सीटों पर चुनाव में तनाव बम रहा। सवाल फिर वही है, आखिर चुनाव में बंगाल में तनाव कब? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मठ समेत 2 और संस्थाओं पर बीजेपी के लिए वोट मांगने के आरोप लगाए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पलटवार किया। क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। स्वामी विवेकानंद और उनसे जुड़ा रामकृष्ण मिशन हिंदुस्तान में शायद ही कोई ऐसा हो जिसे इनके बारे में जानकारी हो और उसके बावजूद श्रद्धा का भाव न हो। लेकिन इनके श्रद्धा भाव पर भी हावी हो गया है चुनाव। बाकायदा चुनाव में स्वामी विवेकानंद का बनाया गया रामकृष्ण मिशन चुनावी दांव का हिस्सा बन गया है। जिस मिशन को अध्यात्म, हिंदू कर्म और उच्च शिक्षा और राष्ट्रधर्म के कर्तव्यों से जुड़ा माना जाता रहा है, चुनाव के बीच ममता बनर्जी ने उसको भी चुनावी अखाड़े में उतार दिया है। बाकायदा सवालों के घेरे में है, गंभीर आरोप लगाए हैं। दावा किया है कि रामकृष्ण मिशन के लोग बीजेपी के लिए वोट की अपील करते हैं और इसीलिए ऐसे लोगों को वो संत नहीं मानती हैं। आसानसोले একটা রামকৃষ্ণ মিশন আছে, আমি রামকৃষ্ণ মিশনকে কি হেল্প করিনি? সিপিএম যখন খাবার বন্ধ করে দিয়েছিল, দিল্লি থেকে নির্দেশ আসে, বলে বিজেপিকে ভোট দেওয়ার জন্য বলো। কেন করবে সাধু সন্তরা এই কাজ?
কিন্তু রামকৃষ্ণ মিশন ভোট দেয় না কোনোদিনও, এটা আমি জানি। তার আমি অন্যকে কেন ভোট দিতে বলবো? आरोपों की पूरी कहानी समझिए। ममता का आरोप है कि आसनसोल में रामकृष्ण मिशन से जुड़े संतों ने बीजेपी को वोट देने के लिए अनुयायियों से अपील की। आरोप है कि व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए बीजेपी को वोट की अपील की गई। रामकृष्ण मिशन के अलावा भारत सेवाश्रम संघ और इस्कॉन के संतों पर भी ऐसे ही आरोप लगाए गए। खासकर भारत सेवाश्रम के संत कार्तिक महाराज का नाम लेकर ही वोट मांगने के आरोप लगाए गए। पार्टी पर आरोप लगे तो बंगाल के पुरुलिया की रैली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता पर तगड़े जुबानी बाण चलाए। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ने भारत का मान बढ़ाने वाले स्वामी विवेकानंद का अपमान किया, उनके मठ के लोगों को धमका रही हैं। उन्होंने कहा कि चुनावी लाभ के लिए ममता सरकार किसी भी हद तक जा सकती है। रामकृष्ण मिशन, इस्कॉन, भारत सेवाश्रम संघ, ये हमारे बंगाल की आध्यात्मिक पहचान है। यहां की सीएम मंच पर से इन महान संस्थाओं को धमका रही है और इस धमकी ने टीएमसी के गुंडों का हौसला भी बढ़ा दिया है। रामकृष्ण मिशन एक गैर राजनीतिक संस्था है और उस पर कभी भी किसी राजनीतिक दल को सपोर्ट करने के आरोप नहीं लगे। लेकिन जब आरोप लगे तो रामकृष्ण मिशन ने भी जवाब दिया। मठ ने बयान जारी किया, कहा रामकृष्ण मिशन हमेशा से राजनीति से दूर है और उन्होंने कभी किसी पार्टी के लिए वोट नहीं मांगा। इसी के बाद भारत सेवाश्रम संघ के कार्तिक महाराज ने भी ममता बनर्जी को लीगल नोटिस देकर जवाब मांगा है। नोटिस में लिखा गया 48 घंटे के भीतर ममता बनर्जी को निस्वार्थ माफी मांगनी पड़ेगी। चुनाव में कौन सा दल कब किस मुद्दे को चुनावी दांव बना दे पता नहीं लगता, लेकिन कब कौन सा मुद्दा बैकफायर कर जाए इसका खतरा भी जरूर बना रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 5वें चरण में आज मुंबई में मतदान हो गया। लोकतंत्र के पर्व में सितारों ने भी वोटिंग में जमकर हिस्सा लिया। आम लोगों के साथ कतार में खास लोग भी अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए दिखे। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने आज मुंबई के बांद्रा वेस्ट स्थित पब्लिक स्कूल में वोट डाला। इस दौरान उनके साथ बेटे अर्जुन तेंदुलकर भी वोट डालने पहुंचे थे। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण और उनके पति अभिनेता रणवीर सिंह भी वोट करने पहुंचे। खास बात यह है कि 5 महीने की प्रेग्नेंट होने के बावजूद तपती गर्मी में भी दीपिका पादुकोण अपने मत का प्रयोग करने से नहीं चूकी। मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान भी अपनी पूर्व पत्नी किरण राव के साथ वोटिंग करने पहुंचे। इस दौरान वहां मौजूद स्थानीय लोगों ने आमिर खान के साथ सेल्फी भी ली। अभिनेता ऋतिक रोशन की फिल्म के लिए भले ही फैंस को लंबा इंतजार करना पड़े, लेकिन वोटिंग के लिए ऋतिक ने कोई देरी नहीं की। अपने माता पिता के साथ उन्होंने मतदान किया और वोटरों को भी सुझाव दिए। अभिनेता अक्षय कुमार भी आज मुंबई में वोट डालने पहुंचे। अक्षय कुमार का यह वोट इसलिए भी खास है क्योंकि दोबारा भारत की नागरिकता लेने के बाद उन्होंने पहली बार वोट दिया। करीबन 500-600 लोग अंदर मैंने खुद देखे हैं, तो अच्छा ही होगा। इस वक्त खुद लाइन में खड़े रह के आपने मतदान किया सर, एक सेलिब्रिटी, तो क्या करूं, लाइन तोड़ के निकल जाऊं आगे। दोबारा सिटीजनशिप मिलने के बाद पहली बार मतदान कर रहे हैं सर? हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। अभिनेता सैफ अली खान और अभिनेत्री करीना कपूर भी वोट डालने पहुंचे, तो कियारा आडवाणी भी मतदान करने पहुंची। लेकिन इस दौरान उनके पति सिद्धार्थ मल्होत्रा मौजूद नहीं थे। बताया जा रहा है कि सिद्धार्थ मल्होत्रा का नाम दिल्ली की वोटर लिस्ट में है। दूसरी तरफ फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र उम्र की सारी बाधाओं को पार करते हुए मतदान करने पहुंचे थे। इस दौरान उनकी पत्नी बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी और बेटी ईशा दयोल ने भी वोट किया। राजनीति के मुद्दे पर नायक जैसी फिल्म बनाने वाले अनिल कपूर भी आज लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लेने पहुंचे थे। अभिनेता मनोज वाजपेयी ने अपनी पत्नी शबाना के साथ मतदान किया और लोगों से भी भारी संख्या में मतदान की अपील की। मतदान नहीं किया तो शिकायत करने का अधिकार नहीं। हिंदी और मराठी सिनेमा के वर्सेटाइल एक्टर नाना पाटेकर ने भी मुंबई में वोट डाला। हर एक ने मतदान करना चाहिए, ये अपने अस्तित्व की निशानी है। एक्टर फरहान अख्तर और उनकी बहन डायरेक्टर जोया अख्तर ने भी मुंबई में मतदान किया।
फिल्म अभिनेत्री और पूर्व राज्यसभा सांसद रेखा भी लोकतंत्र के इस पर्व में शामिल हुई। उन्होंने बांद्रा के माउंट मेरी में वोट डाला। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सेलिब्रिटीज तो बहुत से पहुंचे वोट करने के लिए, लेकिन इसके बावजूद महाराष्ट्र का वोटिंग प्रतिशत अन्य राज्यों की तुलना में काफी कम नजर आया। लेकिन उससे पहले जरा तस्वीर देख लीजिए। अमिताभ बच्चन भी वोट करने के लिए पहुंचे थे, धर्मेंद्र भी वोट करने के लिए पहुंचे, शाहरुख खान भी वोट करने के लिए पहुंचे, अक्षय कुमार गए, ऐश्वर्या राय बच्चन पहुंची, सलमान खान भी वोट करने के लिए पहुंचे, रणबीर कपूर, सचिन तेंदुलकर, बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े नामचीन चेहरे कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते रहे और वोट डालकर आए हैं।